दर्शकों नमस्कार। कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं योगी राज योगेश। और मित्रों, आज का प्रोग्राम बेहद ख़ास प्रोग्राम है और प्रोग्राम का विषय है साइबर क्राइम और रोकथाम। और प्रोग्राम के विषय से संबंधित एक्सपर्ट आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। फटाफट सबसे पहले उनका तारुफ मैं आपसे करा देता हूं। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं शोभित चतुर्वेदी जी। आप साइबर एक्सपर्ट हैं। शोभित जी, प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मित्रों, जैसा कि हम जानते हैं, आज का दौर इंटरनेट का दौर है, लेकिन इंटरनेट के बढ़ते प्रयोग से ऑनलाइन फ्रॉड के मामले भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और अब ये लगातार देख रहे हैं कि हर चौथा आदमी कहीं ना कहीं ऑनलाइन ठगी का शिकार हो रहा है या ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार हो रहा है। चाहे वो ऑनलाइन लोन का मामला हो, चाहे वो ऑनलाइन गेम का मामला हो, चाहे वो ऑनलाइन पेमेंट का मामला हो, कहीं ना कहीं किसी न किसी मामले में कोई ना कोई लगातार गिरता चला जा रहा है। और ऐसा गिर रहा है कि कई मामलों में तो उसको पूरे की पूरी जीवन लीला समाप्त करनी पड़ी। हाल ही में मैं आपको बता दूं, भोपाल में परसों की ये घटना है, जब ऑनलाइन लोन लेने के चक्कर में एक पूरा का पूरा परिवार तबाह हो गया। पूरे के पूरे परिवार ने आत्महत्या कर ली, क्योंकि ऑनलाइन लोन इन पर इतना चढ़ गया था या उन ठगों ने इनको पर इतना लोन चढ़ा दिया था कि उनके उनके पास आत्महत्या करने का विकल्प नहीं बचा। तो अब चूंकि ऑनलाइन फ्रॉड से कैसे बचें, क्या वो रेमेडीज़ हैं, क्या हम वो उपाय करें जिससे इन चीज़ों से बचा जा सके, आज इसी प्रोग्राम के माध्यम से चर्चा करेंगे। और ये आप जानते हैं कि ये प्रोग्राम हमारा सजीव फ़ोन इन प्रोग्राम है। आप तुरंत फ़ोन नंबर मैं आपको बता देता हूँ, 1800233040, ये हमारा टोल फ्री नंबर है। ये इस नंबर टीवी स्क्रीन पर भी फ्लैश किए जा रहे हैं। तो जब तक आपके सवाल मेरे पास आते हैं, तब तक चंद सवाल मैं आपकी तरफ से विशेषज्ञ जी से कर लेता हूँ। शोभित जी, सबसे पहले तो हम ये जानना चाह रहे हैं, चूँकि साइबर ऑनलाइन साइबर के मामले, क्राइम के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो ये असल में ये पूरा मामला है क्या? साइबर क्राइम्स, ऑनलाइन साइबर क्राइम किस तरह के होते हैं और कैसे इनको अंजाम दिए जाते हैं? देखिए, साइबर के सबसे बड़ी बात ये है कि साइबर क्राइम जो है, देखिए अगर आप माने कि हम जितने ज़्यादा टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहे हैं, एक आपने सुना बहुत बचपन से हम एक विज्ञान पे एक हम लिखते आ रहे हैं ऐसे कि विज्ञान वरदान है अभिशाप। तो साइबर एक प्रकार से टेक्नोलॉजी जब तक अच्छी है, बहुत अच्छी है। और जब हम बात करें कि ये एक वर्चुअल वर्ल्ड पे जब हम ये काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें ये पता है कि कहीं ना कहीं हमारे साथ ये चूक हो रहा है कि हम कहीं ना कहीं अवेयर नहीं है, चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं है हमको। मतलब कहते जल गगरी छलकर जाए वाली जो कहावत है वही है कि पूरा ज्ञान ना होने कारण जो हमारे साथ ये छलावा हो रहा है, जिसे हम साइबर फ्रॉड भी कहते हैं, कि हम कहीं ना कहीं ठगे जाते हैं या हमारे साथ कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। क्योंकि सबसे बड़ी हमारे साथ एक चीज़ है कि हम लोग एक फ्री में मिलने की आदत हमको बहुत अच्छी पड़ गई है कि हर चीज़ फ्री में मिल जाए, सस्ते में मिल जाए। और जो चीज़ फ्री में मिलती है वर्चुअल वर्ल्ड में, जैसे हम कहते हैं कि साइबर वर्ल्ड में जो चीज़ फ्री मिलती है, वो समझ लीजिए वो आप बहुत घातक है। और कहीं ना कहीं आप उसका शिकार होंगे और कहीं ना कहीं आप उस ऐसे फ्रॉड में फंसेंगे। हम बात करेंगे साइबर लोन्स की भी, तो वो भी यही है कि आप खुद देखिए कि अगर नेशनलाइज बैंक है या जो ऐसी फाइनेंशियल्स इंस्टीट्यूशंस कंपनीज हैं हैं, जी। इंस्टीट्यूशंस हैं, ये एनबीएफसी जो है ये भी अगर लोन देती है तो सब कुछ चेक करती है, सिविल बना हुआ है आपका, आय चेक की जाती है, आपकी सारी चीज़ चेक की जाती है, उसके बाद आपको लोन मिलता है। लेकिन कोई आपको मोबाइल में बैठ के एक आधार कार्ड के बेस पे या आपके पैन कार्ड के बेस पे लोन दे दे, तो आप सोचिए कहीं ना कहीं आपके साथ कोई बड़ा फ्रॉड हो सकता है। और ये हो रहा है, और आज ऐसे बहुत युवा हैं, आज बहुत लोग हैं जो इस फ्रॉड में फंसे हुए हैं और उसको झेल रहे हैं। क्योंकि वो लोग कहीं ना कहीं आपके मोबाइल को कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, अपनी ऐप डाउनलोड कराते हैं, आपका मोबाइल कॉम्प्रोमाइज़ करके आपके ही डेटा को आपके लिए मिसयूज़ करते हैं। और आप कहीं ना कहीं इस वर्चुअल वर्ल्ड में जो आपकी इमेज बनी है उसके लिए आप कहीं ना कहीं परेशान होते हैं। और फिर कई, जैसा एक अभी भोपाल में 2 दिन पहले हुआ है, ऐसे कई और केस मध्य प्रदेश में हो चुके हैं कि लोगों ने को आत्महत्या तक करनी पड़ गई। लेकिन इसके लिए सही तरीका है कि आप आत्महत्या एक बहुत बड़ी कदम होता है, लेकिन आप उस वर्चुअल वर्ल्ड से बचने के लिए आप अपने जो सबसे नज़दीकी आपका घर परिवार के लोग हैं, पुलिस है, आप इनके पास जाएं, इनसे मदद मांगें। ऐसे कदम उठाना मेरे लिए सही नहीं है।
एक बात है शोभित जी, आपने बात की कि ऑनलाइन में चूंकि इतने आसानी से लोन मिलते नहीं हैं और इनके चक्कर में आप ना पड़ें। मामले तो यहाँ तक आए कि आपका पैसा बैंक में रखा हुआ और आपको पता नहीं पड़ा और बैंक का पैसा चला गया आपके उससे। देखिए, मैंने आपको दोबारा कहा, लालच या फिर अनअवेयरनेस, जहाँ पर आपके पास अवेयरनेस नहीं है। देखिए, पहले अगर हम शुरू से बात करेंगे, साइबर क्राइम जो स्टार्ट हुआ है, ये हुआ है कि पहले फ़ोन आते थे, ओटीपी मांगे जाते थे। बैंक ने ओटीपी को हटा के आजकल फिंगरप्रिंट्स कर दी और आपके मोबाइल पे ओटीपी आना शुरू कर दी, जो हटा के आजकल बहुत सारे आई स्कैन और बहुत सारी चीज़ें बदलती, चिप कर दिया कार्ड में, बहुत सारी नई अपग्रेड किया है। लेकिन आप खुद सोचिए कि एक फ़ोन व्यक्ति करता है, आपका ओटीपी या सीसीवी नंबर मांग रहा है और आप उसको दे रहे हैं। क्योंकि आप खुद देखिए, हर बैंक में हर जगह ये लिखा हुआ है साफ साफ तौर पे कि कोई भी बैंक अधिकारी कभी आपको फ़ोन नहीं करेगा और ये आपसे प्राइवेट चीज़ें नहीं पूछेगा। आप जब बैंक जाते हैं तो आप अपना चेक लेके भी जाएंगे ना, तो वो आपसे पासबुक मांगेगा, भाई साहब आपको पासबुक दिखाएंगे तभी आपका पैसा विड्रॉ हो पाएगा। तो आप खुद सोचिए कि ऑनलाइन अगर आपके पास फ़ोन आ रहा है, या ऑनलाइन आपकी लॉटरी लग रही है, या ऑनलाइन अब जैसा केबीसी का चला था बीच में, तो केबीसी के नाम से लोगों को लूटा। फिर अभी आप देखिए, कोई योजना जब चलती है तो उस योजना से लूटते हैं। फिर अभी जैसे कोई भी जब योजना आती है, आप ध्यान रखिएगा, उसी समय लुटेरे बहुत एक्सपर्ट होते हैं। जैसे बीच में लाइफ इंश्योरेंस के नाम से कई लोगों के कितने पैसे हटे गए कि आपकी पॉलिसी बंद होने वाली है, आपकी पॉलिसी ऐसी है या वैसी है। इन लोग कहीं ना कहीं से डेटा इनको मिलता है, एक्चुअल ये डेटा पे काम करते हैं। डेटा जो है बहुत सिंपल सी आपको चीज़ बता रहा हूँ। आप किसी बैंक में जाते हैं, अपने अकाउंट खुलवाते हैं। हम बात करते हैं, भी कल ही या परसों का एक केस है बैंक ऑफ बड़ौदा का। हाँ, वो आप देखिए, बहुत अच्छा याद आया मुझे कि देखिए, बैंक ऑफ बड़ौदा का एक केस है। उस एटीएम में और भी बाकी बैंक्स के लोग आए, लेकिन सिर्फ पैसा बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम वालों का ही निकला। देखिए क्या है, बैंक कहीं ना कहीं वो डेटा जो शेयर कर रही है अपने इंटरनल जो कंपनीज है उनसे। ये इनका एक रूल है कि इंश्योरेंस कंपनी उनके टच में, उनके म्यूचुअल फंड उनके टच में, उनके ऐसे अंदर बहुत सारी कंपनीज टच में होती है, लोन भी होती है, हाउसिंग लोन भी होता है। तो ये आपस में डेटा शेयरिंग करके कॉल्स करते हैं। जब ये कॉल्स करते हैं तो ये नंबर, क्योंकि कॉल्स करने वाले लोग तो इंसान हैं, और ये इंसान कहीं ना कहीं ये डेटा ब्रीच करते हैं, इसको चुरा के आगे कहीं आगे भेजते हैं, दूसरी कंपनीज के पास पहुंचता है। तो कहीं ना कहीं मैनुअल फॉल्ट है कि आपका डेटा कहीं ना कहीं से लीक हो रहा है। देखिए, ऑनलाइन डेटा लीक नहीं हुआ, यहाँ ऑफलाइन डेटा लीक हुआ है। अब ये देखिए, जब डेटा आपका लीक हुआ और वहाँ से फिर आपके ऐसे कॉल्स आने लगे और आपने सोचा कि अरे हाँ हमारे बैंक से कॉल होगा, तो इस चीज़ में बहुत धैर्य से देखिए। मैं हमेशा कहता हूँ, लालच एक बहुत बुरी बला है, लालच से बच के रहे। दूसरा, ये आप जब सोचते ना कि जिज्ञासा जो हमारे, अरे ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया, या आप सोचते हैं अरे मेरा बच्चा था छोटा है, वो देखो कितना अच्छा मोबाइल चलाता है, वो सब कुछ ऑनलाइन पेमेंट कर लेता है। बिल्कुल ना करने दें, क्योंकि गलती से कोई ऐसी लिंक दबा के आपका जब अकाउंट साफ होगा, पूरा खाली होगा, तब आप परेशान होंगे कि कैसे हो गया। नहीं शोभित जी, एक बात है, ये बात तो ठीक है कि गलती से कोई लिंक दब गई, आपने ओटीपी शेयर कर दिया। मामला तो ये है कि आपने कुछ शेयर नहीं किया, जो बैंक ऑफ बड़ौदा का जो उदाहरण आप दे रहे हैं, और ऐसे में आपका पैसा जा रहा है, और आप ये कह रहे हैं कि ऑफलाइन ये हरासमेंट हुआ एक तरह से। तो असली क्राइम तो इन लोगों ने किया है, इन पे फिर क्या एक्शन होने चाहिए? देखिए, अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, डाटा गया कहाँ से। अभी मैं कह रहा हूँ, एक पहलू ये हो सकता है कि ऑफलाइन गया हो। अगर ऑनलाइन भी अगर जाएगा तो देखिए, जो एटीएम कार्ड होता है उसका जो डेटा है, उसका जो पिन नंबर होता है, ये जनरेट करता है, हर व्यक्ति जनरेट करता है। तो हो सकता है कि आपके जो एटीएम कार्ड के, जो सिर्फ बैंक ऑफ बड़ौदा के जो उतने लोग हैं, उनके ही एटीएम कार्ड के पिन कैसे उसने निकाल लिए। क्योंकि सबसे मेन चीज़ ये है कि अगर क्लोन भी करता अगर वो कार्ड व्यक्ति, या अगर वो वहाँ पर कोई जैमर या कोई ऐसा वीडियो रिकॉर्ड करके पिन नंबर भी निकालता, तो केवल बैंक ऑफ बड़ौदा का क्यों निकल रहा था। अभी इस पर जांच चल रही है, लेकिन इसका एक नॉर्म भी है, आपको बता दूँ आरबीआई का, कि अगर 24 घंटे में आप इसकी रिपोर्ट करते हैं या फिर आपके बिना किसी चीज़ शेयर किए आपका पैसा जाता है, तो आरबीआई कहती है कि ये पैसा आपको रिफंड होगा। हाँ, उसकी लेकिन रिपोर्ट कहाँ करनी पड़ेगी? जैसे देखिए, आप थाने में रिपोर्ट करते हैं और आप बैंक में इसकी आप जब उसकी कॉपी रख के रिपोर्ट करते हैं, क्योंकि बैंक में आप उसको ब्लॉक कराते हैं और फिर उसकी कॉपी आप पुलिस थाने में देखिए एफआईआर कराते हैं, और एफआईआर होने का तो बैंक को वापस वो चीज़ कंफर्म कराई जाती है बाय पुलिस, तब वो ऑटोमेटिकली आपका जो केस है वो शट डाउन होता है। और एक बार हम दर्शकों की सुविधा के लिए एक बार ये दोबारा से बताते हैं, यदि ऐसा फ्रॉड यदि आपके साथ होता है जिसमें आपने ओटीपी शेयर नहीं किया और आपका पैसा चला जाता है, तो तुरंत शोभित जी जैसा कह रहे हैं कि आप तुरंत थाने में रिपोर्ट दर्ज कराएं। और क्या उनको कराना चाहिए शोभित जी, आप एक बार आप अपने तुरंत जो नियरेस्ट थाना है वहाँ पर आप अपना रिपोर्ट कराएं, और उसके अलावा 1903 एक नंबर है, इस पर आप कॉल कर सकते हैं। 1903 जी, ये एक गवर्नमेंट का वेबसाइट भी है, नेशनल साइबर क्राइम की, आप उसको गूगल पे हेल्पलाइन नंबर भी है, आप देख सकते हैं। ये अभी बहुत ज़्यादा फ्लैश हो रहा है, हर जगह आप देख सकते हैं।
आप ये नंबर पे कॉल कर सकते हैं, आप नियरेस्ट थाने में जा सकते हैं, उसके बाद आप बैंक को अपने कस्टमर केयर नंबर से कॉल करके उसको भी ब्लॉक करा सकते हैं, उससे स्टेटमेंट ले सकते हैं, और ये सारी चीज़ें इकट्ठी करके आप इसकी एप्लीकेशन तुरंत बैंक को दें। 24 घंटे में अगर आप अभी अप्रोच करते हैं तो आपका पैसा रुकने की संभावना 90% तक बढ़ जाती है। जी। अच्छा, ये 1903 पे या और भी जो हेल्पलाइन है उसमें क्या कोई कस्टमर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकता है क्या? जी, ये ऑनलाइन शिकायत के लिए है कि आप इसका ऑनलाइन पोर्टल पे जाके आप अपनी आईडी इसमें डालेंगे, इसमें आप अपने बारे में जानकारी देंगे, आप अपना ड्राफ्ट लिखेंगे कि क्या आपके साथ हुआ है, और आपके साथ जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है उसको स्कैन करके इस पर अपलोड अच्छा, करेंगे। ये पोर्टल जिसका आप जिक्र कर रहे हैं ये कौन सी ये पोर्टल? नेशनल साइबर क्राइम का है, ये दिल्ली से इसको सेंट्रल गवर्नमेंट इसको करती है, और जब आप इस पर क्राइम अपना रिकॉर्ड करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली आपके जिला, जैसे स्टेट में आएगी, स्टेट से वो आपके जिले में पहुंच जाएगी और आपके थाने में वो पहुंच जाएगी अगले 24 से 48 नेशनल साइबर क्राइम पर नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल अच्छा, है। इस पर जाके कर जी, सकते जी, हैं ऑनलाइन। जी। तो फिर ये कैसे वर्क करेगी ये ऑटोमेटिक इसका पूरा प्रोसीजर है, ये ऑटोमेटिक आपके डिस्ट्रिक्ट तक पहुंच जाएगी आपकी कंप्लेन। एक कॉलर चूंकि जुड़ चुके हैं, उनका एक सवाल ले लेते हैं, फिर अपन चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सागर से विपिन हमारे साथ है। जी विपिन जी, प्रोग्राम में आपका स्वागत है, सवाल कीजिए। जी सर नमस्कार, सर को भी नमस्कार। मैं विपिन कटारे सागर से बात कर रहा हूँ। जी सवाल सर मेरा ये था कि जैसे हमारे पास कॉल आते हैं किसी ऑफर के लिए और किसी इनाम के लिए, अगर किसी भी कंपनी का वो लोग नाम लेते हैं, तो हम सर ये भी तो नहीं कह सकते कि 100% सारे कॉल फ्रॉड होते हैं। तो जो सही की कॉल है, अगर असली कॉल है, उनकी हम पहचान कैसे करें कि ये कॉल हमें सच में आया है या फिर कोई ऑफर हमें मिल भी रहा है या फिर नहीं मिल रहा है? बताइए साहब, बड़ा वाजिब सवाल है इनका कि सही कॉल की पहचान कैसे करें। देखिए, मैं आपको बहुत सिंपल सी बताऊँ, जैसे आप पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भराने जाते हैं और उस पर स्कीम चलती है पेट्रोल पंप पे या बिग बाज़ार में या कहीं भी, तो वो आपको एक कूपन वाउचर देते हैं, उस पर एक नंबर लिखा होता है, जो एक आपके पास होता है, एक उनके पास जमा होता है। ये बहुत पहले ज़माने से चला आ रहा सिस्टम है। तो ये वाजिब कॉल हो सकता है अगर आपके पास लॉटरी का नंबर या वो जो टिकट आपको दिया गया है, एक टिकट आपको देते हैं, उस पर आपका एक नंबर, कूपन नंबर होता है। जैसे हमारे न्यूज़पेपर्स पे भी ऐसी कई ऐसी चीज़ें स्कीम्स चलती हैं, तो वो आपको कॉल करके बताई जाती है, या फिर आपको वो आपके नंबर पर कॉल करते हैं और आपको उसको टोकन नंबर पूछा जाता है, तो आप अपना टोकन नंबर नाम बता के उनसे पहले अपना टोकन नंबर पूछ सकते हैं। यही एक तरीका है। बाकी एक्चुअल आजकल ये ऐसी सारी चीज़ें होना बंद हो गई हैं, और कोई कंपनी कभी कोई ऑफर ऑनलाइन कॉल करके नहीं देती है। ये कहीं ना कहीं एक फ्रॉड है आपके साथ। नहीं, लेकिन शोभित जी, कई बार ये भी देखा है कि हर संडे सैटरडे मैंने अक्सर ये वॉच किया है कि कहीं बैंक के नाम पे आपको आएगा कि आपका एक लोन 2,85,000 का ऑलरेडी मंजूर हो चुका है, और आप अभी चाहें तो अभी तुरंत आप हमें कॉल वो संपर्क करें और हम आपको तुरंत लोन आपको ऑफर कर देंगे। ये क्या होता है? देखिए, ये एक जो एसएमएस है, ये एक एसएमएस सुविधा है जो ये आपको आ रही है। अगर आपको ध्यान से देखें, एचडीएफसी बैंक या एसबीआई बैंक का जब एसएमएस आएगा तो उसके सबसे ऊपर दिखेगा भेज कौन रहा है, तो उसमें एसबीआई लिखा आता है। अच्छा, कोडिंग में एसबीआई लिखा आता है, एचडीएफसी में एचडीएफसी लिखा आएगा, मतलब जिस बैंक से उसका नाम लिखा है। जी। और वैसे भी वो आता का है कि आपका डेबिट कार्ड का जो पैसा है वो जमा करना है साल का एक बार, या आता है कि आपके अकाउंट में बैलेंस कम है, उसका जो मेंटेनेंस चार्जेस है वो कटेगा। इस टाइप के एसएमएस आएंगे। इसके अलावा ऐसा कोई एसएमएस नहीं आएगा कि आपका लोन हो गया हो। जी। अगर ऐसे कोई एसएमएस आ रहे हैं आपके पास, तो आप उस पहले तो देखें बैंक कौन सा है। आप देखेंगे 90% उस बैंक का नाम ही नहीं होगा कि आपका 18,000 का इंस्टेंट लोन हो गया, बैंक का नाम देखेंगे तो बैंक का नाम ही नहीं होगा। आपके पास मेल आएंगे कि आपका सिविल खराब है, आप सिविल ठीक कर लें, पर आज आप चेक करेंगे तो उसमें कोई नाम ही नहीं होगा। तो ये सब फ्रॉड है, फ्रॉड हो रहा है, कहीं ना कहीं ये फेक है, स्पूफिंग मेल्स है। ये कहीं ना कहीं आपको एक जिसे कहते हैं ना फिशिंग अटैक है ये एक्चुअली। ये उन्होंने 1 लाख एसएमएस करने हैं, उस 1 लाख में से 1,000 आदमी फंसेगा। तो इनसे आपको बच के रहना है। फिशिंग मतलब आपने ये जिक्र किया, मैं भी इसके बारे में जानना चाह रहा था कि आजकल ये बड़ा शब्द बड़ा प्रचलित है, फिशिंग। तो ये फिशिंग है क्या? एक्चुअल मछुआरा जो है वो मछली पकड़ने के लिए जाल फेंकता है जी, तो उसे फिशिंग कहते हैं, फिशरमैन, है ना। तो वो उसे फिशिंग अटैक कहते हैं कि एक साथ मैंने 5,000 लोग को भेज दिया, 5,000 में से 5 तो फंसेंगे जो ज़्यादा होशियार होंगे, और वो मेरे जाल में फंस जाएंगे और बोलेंगे साहब हमें तो साइबर के बारे में बहुत अच्छे से जानता हूँ और मैं कभी इसमें उलझूंगा नहीं, और वही लोग उसमें उलझते हैं, कहीं ना कहीं परेशान होते हैं। शोभित जी, एक सवाल और ले लेते हैं। जबलपुर से एक दर्शक हमसे जुड़े हैं, अशोक जी। अशोक जी, प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है, सवाल कीजिए। जी, मैं जबलपुर से अशोक बोल रहा हूँ सर। जी। आजकल बिजली के बिल के बारे में बहुत ज्यादा धोखेबाजी होने लग गई है। होता ये है कि लोगों को बोल दिया जाता है कॉल करके, आपका बिजली बिल 5 से 7,000 है, आप इस नंबर पे जमा कर दो, और उनको कोई ध्यान रहता नहीं है और वो जमा कर देते हैं। तो इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए? नहीं तो वो तो परेशानी में फंस जाते हैं बेचारे, चक्कर लगाते रहो। बिल्कुल बिल्कुल, जान लेते हैं शोभित जी से।
देखिए MPSCB ने अपना खुद का व्हाट्सअप नंबर डाल रखा है, अपने IVRS नंबर दे रखा है। आपको कुछ नहीं करना है, MPEB की साइट पे अगर IVRS आप जैसे ही अपना बिल नंबर डालेंगे तो आपकी पूरे 6 महीने की जानकारी आ जाएगी। और अगर आपको जमा करना है तो उसी में एक लिंक दी हुई रहती है कि ऑनलाइन पेमेंट की, तो आप उससे लिंक पे क्लिक कर सकते हैं। जिस नंबर से SMS या कॉल आए उस नंबर पे ना करें, MPB के ऑफिस में जाके कंफर्म करें। मैंने आपको पहले भी कहा है, MPB वाले कभी आपके घर पे नहीं आएंगे बिजली काटने। हाँ, वो एक काम जरूर करेंगे कि जिस दिन आपका बिल पेमेंट नहीं हुआ तो वो एक गाड़ी आएगी, उसमें से 2 लाइनमैन उतरेंगे और आपके मीटर के पास आके खड़े हो जाएंगे, बोलेंगे लाइन काटनी है हमको। लेकिन ये चीज़ होती है, कभी पेमेंट के लिए फ़ोन नहीं करते वो, ना बैंक कभी फ़ोन करती है। तो आपको ध्यान रखना है कि सही वेबसाइट, सही लिंक और सही जगह पे जाना है। मैंने हमेशा कहा है, जागरूक रहें और जानकारी रखें और पेशेंस रखें, चीज़ों को लेकर धैर्य रखें। एकदम से धैर्य ना खोई करे ऐसा हो जाएगा तो कुछ हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। आप पेशेंस रखें, तुरंत कुछ डिसीजंस शोभित जी, नहीं लेकिन होते। भोपाल में एक ऐसा मामला हुआ था कि बिजली के बिल उन्होंने जमा किया 160 रुपये और 7 रुपये जमा नहीं किए उन्होंने। जी। तो 7 रुपये वापस जमा करने के लिए कॉल आया और उनको रिसीव करने के लिए कहा OTP, और फिर उनके खाते से रकम चली गई। देखिए मैंने आपको क्या बोला, उनने 160 रुपये जमा किए जी, केवल 7 रुपये के चक्कर 7 में रुपये वो बचे, तो ये 7 रुपये की जानकारी कहाँ पहुँची? उनके मोबाइल पे MPB के ने भेजी होगी कि 7 रुपये शेष है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है उनका मोबाइल पहले से कॉम्प्रोमाइज़ हुआ हो, या उनने कोई ऐसी ऐप खोली हो, या उनने कहीं कुछ ऐसा किया हो। क्योंकि कई ऐप्स होती है जो आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि जब हम कोई भी OTP लेते हैं तो ऑटोमेटिक वो OTP भर जाता है। ये एक सबसे खतरनाक चीज़ है। नहीं, भरने से मतलब कैसा? मतलब जैसे आपने कभी कोई चीज़ ओपन करी, कोई वेबसाइट ओपन करी, या कोई अपना अपन जब ये यूज़ करते हैं, व्हाट्सअप यूज़ करते हैं कोई चीज़, तो नीचे OTP लिखा आता है। वो OTP आपके पास SMS के थ्रू आता है। जैसे ही SMS में OTP आएगा तो आप उसको टाइप करेंगे, लेकिन टाइप नहीं, वो ऑटो फिल आ जाता है, ऑटोमेटिक भर जाता है वो। ये सुविधा अपने मोबाइल की हटा दें, अच्छा, क्योंकि ये सुविधा ही OTP शेयर करने में सबसे ज़्यादा मशरूक है। ये बहुत महत्वपूर्ण सलाह है ये, कि आप कम से कम जो ऑटोमेटिक जो उसमें फिल हो जाता है नंबर, वो सिस्टम हटा देना चाहिए। आप अपने व्हाट्सएप पे सेटिंग पे जाइए, 2 वे ऑथेंटिकेशन चालू करिए। फेसबुक पे जाइए, 2 वे ऑथेंटिकेशन चालू करिए। आप इंस्टाग्राम पे जाइए, 2 वे ऑथेंटिकेशन चालू करिए। गूगल पे भी जाके, गूगल पे जाइए, 2 वे ऑथेंटिकेशन चालू करिए। मोबाइल के सेटिंग में जाके अननोन सोर्सेज की जो ओके है उसको ऑफ कर दीजिए, डिसेबल कर दीजिए, उसको अनेबल ना करने दें। कि अगर कोई भी अननोन सोर्स से अगर कोई भी चीज़ आ रही है, कोई भी चीज़ अगर आपके एंड्रॉयड मोबाइल में आएगी तो वो उसको एक्सेप्ट ना करें। इससे हो सकता है आपकी बहुत सारी ऐसी ऐप्स हो जो ना चलें, जैसे फोटो ब्यूटी की ऐप ना चले और काफ़ी ऐप्स नहीं चलेंगी। तो देखिए, अगर आपको बचना है तो कहीं ना कहीं ये चीज़ देखनी पड़ेगी। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात, या तो ब्यूटीफुल हो जाओ, सौंदर्य हो जाओ, या फिर ये कि अपना अकाउंट खाली करा लो। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि देखिए, मैं आपको शुरू से कह रहा हूँ, लालच बुरी बला है। फ्री में कुछ नहीं मिलता है। फ्री में केवल आपके साथ साइबर में हरासमेंट होगा, या आप कहीं ना कहीं फ्रॉड का शिकार होगे। क्योंकि हम एंड्रॉयड यूज़ करते हैं, एंड्रॉयड के अंदर सिर्फ सिक्योरिटी वर्जन्स नहीं होते हैं, और हम हर चीज़ फ्री में, रिंगटोन, गाने, पिक्चर, सब कुछ फ्री में लेना चाहते हैं, किताब भी, ये भी, वो भी। लेकिन आप एक चीज़ ध्यान रखें, एप्पल में जैसे हम कहते हैं आईफोन में ऐसा नहीं होता। आईफोन में अगर रिंगटोन भी चाहिए तो उसका पैसा देना पड़ता है, इसलिए आईफोन कम चलते हैं, एंड्रॉयड ज़्यादा चलता है। बिल्कुल, तो कोशिश करिए कि मोबाइल को सिक्योर रखें। अगर मोबाइल सिक्योर है तो आप सिक्योर है। बिल्कुल सही है। शोभित जी, एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाह रहा था, और वो जानना इसलिए चाह रहा था कि लोग आजकल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का जमकर उपयोग कर रहे हैं, और आजकल तो ये माना जा रहा है कि जो सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं है वो कहीं ना कहीं पिछड़ा है, या कहीं ना कहीं बैकवर्ड है। मतलब फॉरवर्ड होने की निशानी ये है कि आप सोशल मीडिया का यूज़ कर रहे हैं आप, ये आपका बढ़ते हुए संपर्क का उदाहरण है। अब सोशल मीडिया पर कई बार हम ये देखते हैं कि कई साइट्स ऐसी रहती हैं, कई एस्ट्रोलॉजर हैं, और भी कई लोग हैं जो आपसे बोलते हैं कि हम आपका भविष्य बता देंगे, या हम आपको बहुत अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं और इसके लिए आप अपना डेट ऑफ बर्थ हमें बता दें, आपका एड्रेस हमें बता दें। तो ये जब वो जानकारी मांगते हैं तो क्या इनसे भी अपना डाटा लीक होता है क्या? देखिए, सबसे पहले आपने फेसबुक पर अकाउंट खोला, अपनी सारी उसमें डिटेल्स भरी, आपका बर्थडे कब है, एनिवर्सरी कब है, आपकी वाइफ कौन है, आपकी बहन कौन है, आपका दोस्त कौन है, आपने पूरी चीज़ें तो आपने फेसबुक पे डाल दी। फिर उसको पब्लिकली ओपन कर दिया, सब देख लो भाई साहब कौन कौन है, ठीक है। तीसरी चीज़, कहाँ जाना है उसकी पहले से जानकारी, कोई मंदिर गए, कहीं पार्टी करने गए, कुछ भी इवेंट हुआ, डाल दिया हमने फोटो डाली ऑन द स्पॉट की। आपको डालना है, शेयर करना है, करिए, पर एक दिन बाद। बिल्कुल बिल्कुल। कोई भी जानकारी, मतलब ये भी एक बड़ी महत्वपूर्ण सलाह है, क्योंकि आजकल लोगों को खुद लाइव करने लगते हैं जी।
तो आप एक दिन बाद डालिए, जरूरी थोड़ी कि आपको उसी समय नहीं, लेकिन दिखाना एक और बात है, मान लो कोई 8-15 दिन के लिए लंबे टूर पे गया और वहीं से डालना चाह रहा है वो। वही जो ऐसा करते हैं। तो फिर एक बहुत अच्छा एक मैं किस्सा सुनाता हूँ। एक बहुत अच्छा किस्सा है, भारत का, ये इंडिया का है, एमपी का नहीं है, उस दिल्ली का है। तो उसमें ये हुआ, एक लड़की और उसके हस्बैंड, मतलब एक हस्बैंड वाइफ थे, दोनों मनाली घूमने गए थे, बढ़िया उनने फोटो वोटो डाली, लौट के जब आए तो पूरा घर पूरा साफ हो चुका था, घर में कोई सामान नहीं मिला। क्योंकि आजकल के जो चोर हैं वो भी कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर हैं। और आपको एक बहुत अच्छी जानकारी दूं कि आजकल जो चोरी होती है एक आराम से थोड़ा सा आप पानी भी पी लें। मैं एक चीज़ और ये जानना चाह रहा था आपसे, कई बार लोग अपना आधार कार्ड, आजकल बहुत जगह यूज़ हो रहा है, लोग आधार कार्ड मोबाइल में रखते हैं, या आधार कार्ड नंबर और पर्सनल डिटेल्स भी जो है वो भी शेयर करते हैं या मोबाइल में रखते हैं। तो क्या केवल मोबाइल में रखने से या शेयर करने से वो लीक हो जाएगा, या उसके नाम पर कोई फ्रॉड हो जाएगा? देखिए, आजकल आधार कार्ड से अगर आप देखें, गांव तरफ अगर कस्बे तरफ जाते तो उससे पेमेंट भी हो जाता है। आधार कार्ड क्योंकि आपका लिंक है आपके बैंक से, आपके पैन कार्ड से, आपकी सारी जानकारी आपके आधार कार्ड से। तो सबसे मेन कार्ड है, आधार कार्ड को बचा के रखें। ये एक यूआईडी है, आपकी एक यूनिक आईडी है। तो आपको ये शेयर नहीं करना है, किसी को देना नहीं है। आप कभी बैंक में देते हैं तो उस कॉपी पे भी लिख के दीजिए कि ये एक्चुअल जो कॉपी है किसके लिए दी जा रही है। जैसे बैंक में दी जा रही है केवाईसी, लिखिए ये केवाईसी के लिए आधार कार्ड में इस बैंक को दे रहा हूँ। नहीं, कई बार शोभित जी ये भी होता है कि लोग आधार कार्ड की कॉपी, अपने टैक्सेशन की कॉपी, अपने और तरह के इनकम टैक्स की कॉपी, ये सारे लोग अपना मोबाइल में रखते हैं। आजकल पूरा का पूरा अपनी डाटा जो है मोबाइल में कई जगह सेव करके रखते हैं। कई बार ऐसे महत्वपूर्ण कार्ड गूगल पे पर रख लेते हैं, कहीं और भी जहाँ उनको डिवाइस लगती है वह रख लेते हैं। तो क्या उनको ऐसा रखना चाहिए, या ये रखा हुआ भी लीक हो सकता है? देखिए क्या है, क्या सिक्योरिटी है उसकी? देखिए क्या है, मैं तो कह रहा हूँ स्मार्टफोन जो आपका है, जब तक वो इंटरनेट से नहीं जुड़ा, जब तक वो सेफ है। जिस दिन वो इंटरनेट से जुड़ गया वो अनसेफ हो गया। इंटरनेट से तो जुड़ा ही रहता है। देखिए बहुत एक चीज़ बता रहा हूँ, बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ। जिन्होंने कंप्यूटर बनाया था उन्होंने एक बहुत अच्छी लॉ लिखा था कि जब कंप्यूटर आप लो तो उसको लेके रखो, लेकिन उसको चलाना मत। जब आप उसको चलाओ तो उसको मस्त चलाना, लेकिन कभी इंटरनेट से जोड़ना नहीं। अगर आपने उसको इंटरनेट से जोड़ दिया तो समझ लो कि आपका कंप्यूटर हैक हो गया। हाँ, पर इंटरनेट तो बहुत अनिवार्य हो गया है जी। तो अगर आप इंटरनेट जोड़ते हैं तो आप कहीं ना कहीं हैक होंगे। तो उसके लिए आपको सिक्योरिटीज़ बहुत बढ़ानी पड़ेंगी। आप जो भी कई लोग बिट लॉकर्स रखते हैं, बहुत सारी चीज़ें रखते हैं, तो आप रखिए, आप बहुत सारी चीज़ रखिए। आप ऐसे जो आपके डॉक्यूमेंट्स है उसको आप लॉक करिए, क्लाउड पर रखें, लेकिन उसका पासवर्ड आप ध्यान रखें, उसको आप चीज़ों को ध्यान रखें कि आप शेयर कहाँ कर रहे हैं, उस चीज़ का ध्यान रखें। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आपकी ये चीज़ें लीक हो रही हैं या अगर ये बाहर जानी है तो आपको कहीं ना कहीं फाइनेंशियल, सबसे मेन चीज़ होती है फाइनेंशियल नुकसान। और महिलाओं के साथ होता है कि उनके फोटो कहीं क्रॉप करके ना लगा दी जाए या ऐसी कोई चीज़। एक छोटा सा सवाल, चलते चलते आपने बच्चों का जिक्र किया था और आप भी बच्चों का बताने वाले थे, बच्चों से क्या सावधानी रखना चाहिए, क्योंकि बच्चे बहुत यूज़ कर रहे हैं इनका? देखिए, बच्चों को लिए आजकल जब से कोरोना आया, जब से बच्चों को मोबाइल बहुत ज़रूरी हो गया है, तो कहीं ना कहीं उनको आपको यूज़ देना ही है। लेकिन आप ये कर सकते हैं कि जैसे यूट्यूब पे अगर आप देखें तो बच्चों का यूट्यूब भी आ गया है जिसपे एड्स वगैरह नहीं आते, वो सब चीज़ नहीं आती। तो आप बच्चों को टैब दे सकते हैं, या बच्चों को जो मोबाइल दें तो उस पर आप पेरेंटियल लॉक लगा सकते हैं। उस पर सारी चीज़ें, जैसे आप आपके पास बहुत सारे कीपैड लॉक्स हैं, आपके पास बहुत सारे पैटर्न लॉक हैं, तो आप लगा के रखें कि वो बच्चा कहीं ना कहीं से कोई भी यूपीआई से या किसी चीज़ से लिंक करके कहीं पेमेंट ना कर दे। बिल्कुल बिल्कुल। या कोई ऐसा पेमेंट। अच्छा, ये नज़र पेरेंट्स को रखनी पड़ेगी। बिल्कुल, गार्जियंस को बिल्कुल। रखनी पड़ेगी। शोभित जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी और बहुत अच्छे टिप्स हमारे दर्शकों के लिए दिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों, ये ख़ास प्रोग्राम था आपके लिए, ऑनलाइन साइबर क्राइम, ऑनलाइन साइबर फ्रॉड से कैसे बचें। उम्मीद करते हैं आपको ये पसंद ज़रूर आया होगा। अगली बार फिर किसी नए विषय के साथ आपसे बातचीत होगी, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।